अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीपक जी को, कृपया वो मंच पर आएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर दीपक जी। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, विद्वत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। राष्ट्रवाद और वसुधावाद वेद व महर्षि दयानंद की दृष्टि में। तो जब राष्ट्रवाद की हम आधुनिक परिभाषाओं को देखते हैं तो वो लोगों की एक ऐसी भावनाओं को जो उनको इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति के आधार पर एकीकृत करती है और एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करती है जो उनका अपना हो, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आधुनिक इतिहास के संदर्भ में, विशेष करके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हम देखते हैं तो राष्ट्रवाद हमको कुछ संकुचित भावनाओं को आत्मसात किए हुए दिखता है और उस स्थिति में राष्ट्रवाद और वसुधावाद परस्पर जो है वो विरुद्ध अवधारणाएं दिखाई देती है। लेकिन जब हम वेद के संदर्भ में और महर्षि दयानंद के संदर्भ में देखते हैं तो राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत अधिक उदात्त भावनाओं को समाहित किए हुए हैं। ये वसुधावाद के साथ कहीं भी विरोधी नहीं है, परस्पर पूरक हैं। और ये बात केवल ऐसी ही नहीं है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में राष्ट्र का उद्देश्य लिखते हैं, सब मनुष्यों को विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करना ये राष्ट्र का उद्देश्य है। तो हमने देखा कि कितनी अधिक उदात्त भावनाएं हैं। जब हम वेद की बात करें तो ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द जो है वो 14 बार आया है। मैं राष्ट्र शब्द बोल रहा हूँ, स्वराज्य आदि शब्दों को छोड़ दें, केवल राष्ट्र शब्द जो है वो 14 बार आया है। और धर्मशास्त्र जो है, जो कि वेद के धर्म की भाग की व्याख्या करता है और राष्ट्र की व्याख्या करने के लिए जो आधिकारिक शास्त्र हैं वो राष्ट्र के 7 अंगों को देखता है, स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, दंड, मित्र आदि। तो इन 7 अंगों से मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। यद्यपि 7 अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी एक की भी न्यूनता स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी इनमें जो पूर्व वाला है, महर्षि मनु ने उसको अधिक महत्वपूर्ण माना है। और महर्षि मनु अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो वेद के अनुकूल ही कहेंगे। इसके संकेत हमें वेद में भी मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद का 4 मंडल का 42वें सूक्त का पहले मंत्र में हमें अंश मिल जाएगा, राष्ट्रम क्षत्रियस्य। जो राष्ट्र होता है वो क्षत्रिय से ही बनता है। और 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 11वां मंत्र जो है वो एक बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से ये बात बताता है कि जैसे जल नदियों का निर्माण करती है तो एक राजा है, उसका क्षत्रियत्व क्या है? उसका क्षत्रियत्व यही है कि उसमें राष्ट्र का निर्माण करने का सामर्थ्य होता है। और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त के 3रे मंत्र में ये बात भी कही गई है कि जो राष्ट्र निर्माण का कार्य एक कठिन कार्य है, राजा को स्वयं को झोंकना पड़ता है, ये दूसरे के भरोसे नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण वहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कोई विद्यार्थी अपने सहभागी को जाकर के ये नहीं कह सकता है कि आप मेरी जगह पर पढ़ लीजिए, आपके पढ़ने से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही राजा अपने मंत्रियों के भरोसे राजकाम नहीं छोड़ सकता, उसको स्वयं को उस पर लगना होगा तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसी कारण से राजा को अधिक महत्व दिया गया। महर्षि दयानंद अनेकत्र अपने वेदभाष्य में राजा को सब प्रजा के लिए, उनमें किसी भी तरह से भेदभाव किए बिना, पक्षपात किए बिना उनका हित करने का निर्देश देते हैं, जो लगभग वसुधावाद जैसी भावनाएं इसमें दिखाई देती है। और राजा के महत्व की बात ये दिखाई देती है, राजा के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। महाभारत में भी अराजकीय जनपदे इत्यादि कर करके राजा के बिना राष्ट्र में कितनी दिक्कतें होती है वो दिखाया गया है। रामायण में अयोध्या कांड के 67वें सत्र में जब वहाँ पर प्रसंग है कि दशरथ की मृत्यु हो जाती है, राम को वनवास हो जाता है, तो मार्कंडेय आदि जो ऋषि होते हैं वो बिना राजा के कौन कौन सी दुरावस्थाएं हो सकती है, महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर के राजा बनाने के लिए निवेदन करते हैं। और वो प्रसिद्ध श्लोक हमने सुना ही है कि ना राजा के जनपदे स्वकम भवती कस्यचित मत्स्या एवं नरा नित्यम भक्ष्यंती परस्परम। तो राजा की महत्व है। और जैसे आज की हम शासन प्रणालियों को देखते हैं तो लोकतंत्र हमें दिखाई देता है, राजतंत्र हमें दिखाई देता है, सैन्य प्रणालियाँ हमें दिखाई देती है, सैन्य शासन, और इसमें पूंजीवाद, साम्यवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो जब हम इस दृष्टि से महर्षि दयानंद के एक राजनीतिक विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं तो मेरी दृष्टि में वो लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है क्योंकि राजा है। और चूंकि राजा को ऐसे वहाँ पर नियुक्त किया गया है कि वो सभा आदि के परामर्श से कार्य करेगा, स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करेगा, निरंकुश नहीं होगा, इसलिए मैं उसको लोकतंत्रात्मक राजतंत्र कहना चाहता हूँ। छठे समोल्लास में महर्षि लिखते हैं, जो
राजा को एकाधिकार नहीं दिया जा सकता, इस विषय में लिखते हैं, एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राज्यसभा के अधीन। तो परस्पर एक दूसरे की अधीनता वहाँ पर बनाने की व्यवस्था की गई है। और महर्षि दयानंद जो बात करते हैं वेद के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार बात करते हैं, तो महर्षि ने वहाँ जो बात कही है वो शतपथ ब्राह्मण की वचन के अनुसार कही है, जिसमें बताया गया है कि निरंकुश राजा जो है वो राष्ट्र का घातक हो जाता है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो सभा, समिति, सेना, संस्थाओं के द्वारा इनके परामर्श से राजा को शासन करने का विधान है। और जैसे सुबह भी उल्लेख हुआ कि छठे समोल्लास में 3 सभाओं, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजर्य सभा की बात हुई है। सचिवों की अपना पूरा एक वहाँ पर वर्गीकरण मिलता है कि सचिव होंगे, अमात्य होंगे, सेनापति होंगे, न्यायाधीश होंगे, दूत होंगे, इनके अलग अलग कार्य है। और राज्य का एक मुख्य कार्य न्याय व्यवस्था को देखना भी है। तो धर्मशास्त्र है, इसमें एक बहुत ग्रंथों की बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है जो न्याय व्यवस्था के ऊपर सूक्ष्मता से प्रकाश डालते हैं। कौन कौन सी बातें होगी, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका, जो कि बहुत बारीकी से कि आपको अगर अपना केस दाखिल करना है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसी होगी, इस बारे में भी बहुत प्रकाश डालते हैं। 18 विवाद पदों की वहाँ चर्चा है। तो सप्तांग राज्य के अंतर्गत जो मित्र है तो वहाँ पर 12 तरह के राजा वहाँ पर बताए हैं, विजिकीषु, अरि मित्र, उदासीन, अरि मित्र, मित्र मित्र, इस तरह के। तो पूरी विदेश नीति को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। उद्देश्य है राष्ट्र को सशक्त बनाना। अब ये तो हमने राष्ट्र के बाह्य स्वरूप के बारे में देखा। जब हम राष्ट्र के आंतरिक स्वरूप पर विचार करते हैं तो महर्षि दयानंद के अनुसार राष्ट्र में ज्ञान, सत्य, न्याय, नैतिकता जैसे दिव्य गुणों का होना अनिवार्य है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं धर्म की आवश्यकता पर जोर देते हुए कि जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तो राष्ट्र जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में महर्षि दयानंद राजा के क्षत्रियत्व के साथ साथ विद्या का महत्व देते हुए लिखते हैं, जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैसे ही विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है इन सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करे। राजा के लिए जगह जगह पर नैतिकता, इंद्रिय संयम, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों के ऊपर विजय पाना, ये सब नैतिक गुणों की वहाँ पर आवश्यकता बताई गई है सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में ही। और अनेकत्र महर्षि दयानंद ने समदम आदि सद्गुणों को अपनाने की बात कही है राजा के लिए। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं तो, और ये जो नैतिकता है केवल राजा के लिए नहीं है, मंत्रियों के लिए भी और प्रजा के लिए भी परस्पर एक दूसरे के लिए नैतिकता का धारण है, उसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। महर्षि दयानंद का जो राष्ट्रवाद है उसकी एक विशेषता है कि वो संकुचित नहीं है, और वो केवल अपने अवगुण को देखने में और प्रकट करने में कोई संकोच नहीं रखते हैं। इसका मैं सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, यद्यपि मैं आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतांतर की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देश व मतों के साथ बरतता हूँ। तो ये बहुत सहजता से अपनी कमी भी नहीं छुपाना, दूसरी भी निकालना, ये राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की दिशा में है, और वसुधावाद की दृष्टि से भी आप इसे देखेंगे तो आपको महत्व दिखाई देगा। और महर्षि दयानंद के राष्ट्र चिंतन की एक सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे व्यक्तिगत लगती है वो ये है कि महर्षि दयानंद का जो राष्ट्र का चिंतन है वो ऐसे समय पर हमारे सामने आया, राष्ट्र को सशक्त, संप्रभु, विज्ञान से ओतप्रोत बनाने का, जबकि यह जो देश था अंग्रेज, उससे पहले मुगल आदि आक्रांताओं के पैरों के तले अनेकों बार कुचला गया। हम आत्मविश्वास एकदम खो चुके थे। उस समय पर ये इतने शक्तिशाली संप्रभु राज्य की कल्पना करते हैं, जो महर्षि दयानंद का मुझे वैशिष्ट लगता है। और अब मैं थोड़ा वसुधावाद के ऊपर आता हूँ। तो जैसे वसुधावाद के लिए मैंने अंग्रेजी भाषा में शब्द ढूंढने का प्रयास किया, तो वहाँ पर ये मुझे कठिनता से 2-3 शब्द मिल पाए, फिलोसॉफी ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड और यूनिवर्सलिज्म जैसे महोपनिषद का ये वाक्य है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ऋग्वेद का जो सबसे अंतिम सूक्त है, संगठन सूक्त को ना हम देखते हैं तो वहाँ पर समानो मंत्र समिति समानी, यहाँ पर जो सब मनुष्य के प्रति जो व्यवहार की बातें की गई है पूरी वसुधा को मान करके। और उससे पहले ऋग्वेद के 80वें सूक्त के आदि मंत्रों में
महर्षि दयानंद जब भी वेद भाष्य करते हैं, राज्य की बात आती है, तो वहाँ पर जगह जगह पर चक्रवर्ती राज्य लिखते हैं। तो ये मुझे वसुधावाद की ओर संकेत मिला। और चक्रवर्ती राज्य का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य वो लिखते हैं कि सबकी रक्षा करके विद्या और सुख की निरंतर वृद्धि करना, ये चक्रवर्ती राज्य का उद्देश्य होता है। सत्यार्थ प्रकाश के छठु समोल्लास में लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन को पालने के लिए सब भूगोल को शत्रु रहित करे। तो ये सब चक्रवर्ती राज्य और महर्षि के वसुधावाद की तरफ हमें संकेत करता है। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि महर्षि दयानंद का, और महर्षि दयानंद चूँकि वेद अनुसार बोलते हैं, तो यहाँ का राष्ट्रवाद जो है बहुत अधिक उदात्त है, वो वसुधावाद के पूरक ही हैं। और ये कुछ चीज़ें आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि जब यूरोपियों ने हमारा इतिहास लिखा, तो उनके यहाँ जो संकुचित मानसिकताएं थी, उसके अनुसार उस चश्मे से उन्हें हमें देखा और हमें संकुचित और अनेक दुर्गुणों से युक्त बताया। लेकिन ये बात हमारे यहाँ पर सदियों से चली आ रही थी, हमारे शास्त्रों में समाहित है। इति ओम शांति। धन्यवाद।